दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉप 25 प्रश्नों का कलेक्शन और भी लाजवाब है, अतः इसे अंत तक जरूर देखें। और हाँ, आज का अंतिम प्रश्न देखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि उसमें मैंने एक ट्रिक भी बताया है। तो दोस्तों, 100 बात की एक बात, इस बार आर्या पार, क्योंकि अपना टाइम आएगा, कोरोना दूर जाएगा। तो दोस्तों, आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए मंत्रिपरिषद, बी मंत्रिमंडल, सी राष्ट्रपति और डी नौकरशाही। तो दोस्तों, बात करें अस्थायी कार्यपालिका की, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात नौकरशाही। दोस्तों, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति को कार्यपालिका के प्रमुख बताया गया है, परंतु उनका कार्यकाल एक नियत समय के लिए होता है, जबकि नौकरशाही का कार्यकाल नियत नहीं होता। इस कारण नौकरशाही को अस्थायी कार्यपालिका माना जाता है। दोस्तों, बात करें आर्टिकल 74 की, तो आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की बात की गई है। दोस्तों, मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया, अर्थात मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया। दोस्तों, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, और मंत्रिपरिषद ही देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आइए अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी? कथन है, पहला बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, और तीसरा गाडगिल समिति, और चौथा पीके थुंगन समिति। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके कूट हैं ए केवल 2 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात केवल 1, 3 और 4। अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो त्रिस्तरीय मतलब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, तो तीसरा जिला पंचायत। तो दोस्तों, इन त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति, गाडगिल समिति, पीके थुंगन समिति ने किया था, जबकि अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति ने केवल द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, और इन्होंने प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति को निकालने की बात की। इन्होंने कहा कि जिला पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत केवल 2 ही पंचायत होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए, यह भारत के लोक लेखा से धन की प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अवरक्षा या उसके निर्गमन के मामले से संबंधित है। ऑप्शन बी, इस राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सी, लोकसभा में इसका पारित न होना सरकार के गिरने का कारण बनता है। डी, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। दोस्तों, इसमें बताना है कि धन विधेयक के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो बात करें कौन सा सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम प्राधिकार राष्ट्रपति को नहीं बल्कि लोकसभा को प्राप्त होता है। बाकी अन्य ऑप्शन सही हैं। तो आइए अन्य ऑप्शन को देख लें। यह भारत के लोक लेखा से धन की प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अवरक्षा या उसके निर्गमन के मामले से संबंधित है। दोस्तों, लोक लेखा से धन निकासी का एक विधेयक पेश होता है, जिसका नाम विनियोग विधेयक होता है। ऑप्शन बी, इससे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में इसका पारित न होना सरकार के गिरने का कारण भी बनता है। तो दोस्तों, आपको जवाब मैंने बता दिया था, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि यह धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है? अर्थात न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय के 5 वरिष्ठ न्यायाधीश से मिलकर गठित कॉलेजियम।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात संसद। दोस्तों बात करें न्यायाधीशों की, तो न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 34 रह सकती है, जबकि वर्तमान में मात्र 32 न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आर्टिकल 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। तो आइए देखें। तो दोस्तों आज का हमारा 5वां प्रश्न है, नदियों और पौनों द्वारा विच्छेदित तीव्र कगार वाले मेजनुमा स्थल रूप को संदर्भित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए मेसा के रूप में, बी लोयस के रूप में, सी हार्स्ट के रूप में और डी टूया के रूप में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात मेसा के रूप में। मेसा को बूटी भी कहा जाता है। दोस्तों बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो लोयस, हार्स्ट और टूया इत्यादि भी पौन द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कथन है पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मेघालय। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके कूट हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1, 2 और 3। तो दोस्तों बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा शामिल है। अन्य राज्यों की बात करें तो उसे आप एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। अर्थात बात करें मित्र पर गमछा झार के विश्लेषण की, तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। आपके कथन है पहला रायपुर, दूसरा भोपाल, तीसरा लखनऊ, चौथा जयपुर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके कूट हैं पहला 2, 4, 3, 1, दूसरा 2, 4, 1, 3, तीसरा 1, 3, 2, 4, चौथा 4, 2, 3, 1। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात 4, 2, 3, 1। इन शहरों को पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पहले नंबर पे जयपुर, उसके बाद भोपाल, उसके बाद लखनऊ और उसके बाद रायपुर। अर्थात ये चारों शहर किसी न किसी राज्य की राजधानी है। जयपुर जो गुजरात की राजधानी है सबसे पश्चिम की ओर, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 8 है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भूकंपीय ऊर्जा विमुक्ति के स्थल को उद्गम केंद्र कहा जाता है। कथन 2 पृथ्वी की सतह पर अधिकेंद्र पर तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात 1 और 2 दोनों। बात करें तो भूकंपीय ऊर्जा विमुक्ति का स्थल को उद्गम केंद्र या फोकस कहा जाता है, जबकि अधिकेंद्र पर इन तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। दोस्तों भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और इसमें रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के निम्नलिखित दर्रों पर विचार कीजिए। पहला जलेपला, दूसरा बोमडिला, तीसरा बुमला। तो उपयुक्त दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? अर्थात इनके पश्चिम से पूर्व क्रम को बताना है। आपके ऑप्शन से पहला 1, 2 और 3, दूसरा 2, 3, 1, तीसरा 1, 3, 2 और चौथा 2, 1, 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सी अर्थात 1, 3, 2। दोस्तों बात करें इन दर्रों की तो जलेपला
तिब्बत और भूटान सीमा को बनाता है, जबकि बुमला भारत और भूटान सीमा के मध्य है और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 10 से प्राय सुर्खियों में रहने वाला मार्पोल अभिसमय संबंधित है। ऑप्शन है ए जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम से, ऑप्शन बी ताप संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को कम करने से, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पृथक्करण और पुनर्चक्रण से, ऑप्शन डी महासागरों में प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान की रोकथाम से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम से। दोस्तों जहाजों में जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसमें सल्फर की मात्रा 3.5% होती है। उसे घटाने के लिए मार्पोल अभिसमय सन 1997 में किया गया था। यह अभिसमय अर्थात संधि जो है IMO अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पादप हार्मोन्स दिए गए हैं, उनके कार्य से विचार करना है। कथन पहला है एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक, दूसरा साइटोकाइनिन कोशिका विभाजक, एथिलीन फल का पकना। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात 1, 2 और 3। अर्थात जो एब्सिसिक अम्ल है वो एक वृद्धि अवरोधक है, दूसरा साइटोकाइनिन जो है एक कोशिका विभाजक अर्थात वृद्धि कारक है, और एथिलीन जो है ये फल को पकाता है और ये भी एक वृद्धि कारक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा ट्रेकिया क्या है? ऑप्शन है ए फॉरेंसिक रिपोर्टों की सुरक्षा करने के लिए एक बारकोडिंग सॉफ्टवेयर, बी स्वदेशी रूप से निर्मित चिकित्सीय वेंटिलेटर, सी नाविक सक्षम ट्रैकिंग उपकरण, डी निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित ड्रोन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ई, अर्थात फॉरेंसिक रिपोर्टों की सुरक्षा करने के लिए एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों ट्रेकिया सॉफ्टवेयर का सर्वप्रथम प्रयोग हरियाणा पुलिस के द्वारा किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर। वाणिज्यिक पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यह व्यापक पैमाने पर प्रचलित है और इसमें विभिन्न पशुओं का एक साथ पालन शामिल है। कथन 2 यह मुख्य रूप से कृषि प्रधान दक्षिण एशियाई देशों में प्रचलित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? आपके ऑप्शन हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात न तो 1 और न ही 2। दोस्तों बात करें वाणिज्यिक पशुपालन की, तो यह एक ऐसा पशुपालन होता है जिसका उद्देश्य व्यापारिक होता है, अर्थात इसमें पशुपालन भी शामिल होता है और इसके साथ साथ कृषि भी शामिल होती है। दोस्तों कथन का विश्लेषण देखें तो यह एक व्यापक पैमाने पर प्रचलित है और इसमें विभिन्न पशुओं का नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के पशुओं का ही पालन शामिल है, जैसे बकरी, भेड़, गाय इत्यादि। दूसरा कथन यह मुख्य रूप से कृषि प्रधान दक्षिण एशियाई देशों में नहीं बल्कि कुछ विशेष देशों जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में प्रचलित है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भृगु, कच्छ, सोपारा और पाटल क्या थे? ऑप्शन है ए हड़प्पाई स्थल, बी महाजनपद काल के महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र, सी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुख्य पत्तन, डी गुप्त काल के नगरीय केंद्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुख्य पत्तन। दोस्तों बात करें इन ऑप्शनों की तो भृगु कच्छ, जिसे बेरी गाजा के रूप में भी जाना जाता है, यह गुजरात में स्थित है। सोपारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। पाटल जो है वह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अर्थात सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह जो है पश्चिमी तट पर स्थित मुख्य पत्तन है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ऊर्जा संक्रमण सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए विश्व आर्थिक मंच या WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी विश्व बैंक, सी यूनेप और डी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात विश्व आर्थिक मंच।
दोस्तों बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो इसकी स्थापना सन 1971 में की गई थी और यह हर साल ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। सन 2020 के ऊर्जा सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ स्वीडन को, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा फिनलैंड को प्राप्त हुआ। बात करें भारत की स्थिति को, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति 74 थी। वर्ष 2019 में यह 76वें स्थान पर थी। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूनेप की बात करें तो यूनेप की स्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। दोस्तों यूनेप की अनुशंसा पर ही सन 1974 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और तभी से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो आइए बढ़े प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया था? ऑप्शन से ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919 और डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों विश्लेषण स्वरूप जाने सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम अर्थात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी और इसी को सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार माना जाता है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 को के द्वारा सिखों और भारतीय ईसाइयों, इसके साथ साथ आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों हेतु भी पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया और सन 1935 के अधिनियम द्वारा महिलाओं को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 की ओर। संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन हैं ए 3री अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची और डी 11वीं अनुसूची। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल की गई थी। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इसमें राजनीतिक दल का भी उल्लेख किया गया है। बात करें 3री अनुसूची की, तो 3री अनुसूची में राष्ट्रपति एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की शपथ की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में आपके केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात की गई है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से किस या किन पड़ोसी देश या देशों का समय क्षेत्र अर्थात टाइम जोन भारत के समान है? आपके ऑप्शन हैं पहला श्रीलंका, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके कूट है केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात केवल 1। अर्थात श्रीलंका का जो टाइम जोन है वो भारत के समान है। भूटान और नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है जीएमटी से प्लस 5 घंटे 45 मिनट आगे है, जबकि भूटान 6 घंटे जीएमटी से आगे है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अभियावेदन के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 39A। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर उसको कारण बताना अनिवार्य होगा तथा 24 घंटे के अंदर उसे सशरीर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 22 में यह भी प्रावधान किया गया है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे एक कानूनी सलाहकार अर्थात वकील रखने का भी अधिकार होगा। आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता की बात की गई है। आर्टिकल 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं जिसमें वाक्य और अभिव्यक्ति प्रमुख है की बात की गई है।
आर्टिकल 39A में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। आइए जाने अगले प्रश्न नंबर 20 को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके राष्ट्रीय उद्यान है और उसके राज्य से इसका मिलान देखना है। आपका पहला कथन है बदरघट्टा पश्चिम बंगाल, गोरुमारा कर्नाटक, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित हैं? तो आपके कूट हैं केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात केवल 3 और 4, अर्थात कांगेर घाटी जो छत्तीसगढ़ में है और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। दोस्तों बांधवगढ़ जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है और कांगेर घाटी की बात करें तो कांगेर घाटी आपकी छत्तीसगढ़ के राज्य की पक्षी बस्तर पहाड़ी मैना का निवास स्थल है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में न कि कर्नाटक में है। गोरुमारा पश्चिम बंगाल। और बंदरघट्टा की बात करें तो बंदरघट्टा एक तितली के लिए प्रसिद्ध है जो कर्नाटक में है। तो आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों वर्गों से लिए गए सदस्य सम्मिलित हैं। यह प्रक्रिया और व्यवहार संबंधी अपने नियम बनाने के लिए अधिकार संपन्न है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शन हैं ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात केवल 2 और 3, अर्थात इसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों वर्गों से लिए गए सदस्य सम्मिलित होते हैं और यह प्रक्रिया और व्यवहार संबंधी अपने नियम बनाने के लिए अधिकार संपन्न है। यह एक संवैधानिक पद नहीं बल्कि एक सांविधिक पद है जिसका उल्लेख आर्टिकल 323 में किया गया है। आइए बढ़े अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा ऐसे भारत में शिक्षा में सुधार से संबंधित था? कथन है पहला रेले आयोग 1902, दूसरा सैडलर आयोग 1917 और तीसरा हंटर आयोग 1882। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और डी केवल 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1, 2 और 3, अर्थात रेले आयोग, सैडलर आयोग और हंटर आयोग तीनों ही शिक्षा में सुधार से संबंधित है। रेले आयोग की बात करें तो सन 1902 में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय यह उच्च शिक्षा हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक अनुदान की व्यवस्था करने की अनुशंसा किया था। रेले आयोग में गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी 2 भारतीय सदस्य भी सम्मिलित थे। बात करें सैडलर आयोग की तो सैडलर आयोग सन 1917 में गठित किया गया था। इसमें भी 2 भारतीय सम्मिलित थे, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 की ओर। हाल ही में आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया ओकजोकुल हिमनद निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए स्वीडन, बी रूस और सी आइसलैंड, डी नॉर्वे। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात आइसलैंड। दोस्तों बात करें आइसलैंड की तो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। दोस्तों अन्य ऑप्शनों की बात करें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, रूस की राजधानी मॉस्को और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा आरंभ किए गए स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA संदर्भित करते हैं। ऑप्शन है ए उन ग्राहकों के खाते जिन्होंने ऋण अदायगी के भुगतान के संबंध में कोई चूक नहीं की है। ऑप्शन बी ऐसे खाते जिनके NPA या दबावग्रस्त अस्थियां होने की संभावना है। ऑप्शन सी भारत के लोक लेखा के तहत आकस्मिक व्यय के लिए निर्मित खाता। ऑप्शन डी केवल अंतरण भुगतान से संबंधित बैंक खाते। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात ऐसे खाते जिनका NPA दबावग्रस्त होने की संभावना है। दोस्तों बैंकों द्वारा लोन दिए जाने के बाद अगर उस लोन को 90 दिनों के अंदर नहीं लौटाया गया तो उस ऋण को NPA में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो RBI द्वारा स्पेशल मेंशन अकाउंट उन्हीं खातों का जाता है जिन खातों के द्वारा NPA बन जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 जो आज का अंतिम प्रश्न होगा।
राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उसके कार्यकाल के दौरान केवल उसके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। ऑप्शन 2, उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की सिविल कार्रवाई संस्थापित नहीं की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यह है केवल 1, ऑप्शन है बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। दोस्तों आज का इस अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात न तो 1 और न ही 2। तो बात करें उसके कार्यकाल के दौरान उसके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में आपराधिक कार्रवाई की, तो कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जबकि दूसरे की बात करें तो उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की सिविल कार्रवाई संस्थापित नहीं की जा सकती है। यह भी गलत है क्योंकि सिविल कार्रवाई की जा सकती है, हालांकि उन्हें 2 महीने पहले एक सूचना दिया जाना अनिवार्य है। आज का यह टॉप 25 के संबंध में बात करें तो राष्ट्रपति के पद के लिए मैंने एक ट्रिक जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भारत के राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेदों की सूची की बात करें तो पक्का चुनरी का पुनर्योग, शर्त, शपथ और महाभियोग यह एक ऐसा ट्रिक है जिसके द्वारा आप राष्ट्रपति संबंधी संपूर्ण अनुच्छेदों के याद कर सकते हैं।